morning, everybody. Welcome to Law Seco's daily news analysis for 26th May 2020. For today, the topics that we'll be covering are as follows. Battling for free speech. So, Madras High Court recently passed a judgment which has been very widely appreciated. We'll discuss about that. Secondly, the government of India has passed a policy on Kashmir. It is about the domicile status granted to people in Kashmir, and we'll discuss about that also. Then we will discuss about the stimulus package that was introduced in the economy. And lastly, we will discuss about the rising technologies and how technology can come to a great use after COVID gets over. तो हम अपने पहले टॉपिक पे आएंगे. पहला टॉपिक है ये केस जिसका नाम है ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर वर्सेस वीवी मिनरल्स. सो ये केस मद्रास हाई कोर्ट ने पास किया है और इसकी सुनवाई जस्टिस अब्दुल कुद्दूस ने की है. एंड मेनली ये केस डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में है. सो डिफेमेशन जैसा कि आप जानते हैं मानहानि के मुकदमे, these are covered under section 499 of Indian Penal Code 1860. And defamation basically उस चीज से डील करता है जहाँ पे कोई शब्द ऐसे बोले गए हैं या फिर लिखे गए हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंटेशंस किए गए हैं, ऐसे एक्शंस किए गए हैं जिससे किसी की मानहानि होती है, किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी की या उनके चरित्र की मानहानि होती है. उस केस में वो सेक्शन 499 आईपीसी के अंदर एक मुकदमा दायर कर सकते हैं. अब इस केस में ऐसा हुआ कि मद्रास में काफी ऐसे मामले सामने आ रहे थे जहां पे ऑपोजिशन लीडर्स और जर्नलिस्ट के अगेंस्ट 499 के केसेस काफी फाइल हुए जा रहे थे. दिस हैपेंड मेनली अराउंड 2012 एंड 2013 अंडर जयललिता गवर्नमेंट. सो ऑल्दो बाहर से देखने में ऑल दिस सीम्स वेरी नॉर्मल, but this was not normal because if you look at it, this is essentially a step to curb freedom of speech. क्योंकि अगर आप सोचें इस बारे में तो अगर हम अपने जर्नलिस्ट और अपने ऑपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट इस टाइप के केसेस फाइल करेंगे जहां पे उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनके बोलने का अधिकार, उस पे एक रेस्ट्रिक्शन लग जाए, उसे फिर उस पे सोचने की जरूरत है. So then this case concerned this whole thing where, as I said before, a lot of cases were filed against journalists and opposition leaders. Now, what did the court say about it? The court held, the court quashed all the defamation proceedings in the end after hearing all the evidences. And mainly उन्होंने दो बारों में बात की है. पहली बात तो कोर्ट ने ये कही है कि स्टेट को इम्पल्सिवली सीआरपीसी के प्रोविजंस नहीं लगाने चाहिए. हर बार सीआरपीसी, जैसा कि आप जानते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, हर बार जैसे ही कोई व्यक्ति सामने आए और वो डिफेमेशन की प्रोसीडिंग फाइल कर दे, उससे पहले स्टेट को सोचना होगा कि इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. सो हम ये सोचने वाली बात है कि हमने इसमें सीआरपीसी का जिक्र क्यों किया. तो सीआरपीसी सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी इट सेज कि अगर आपको स्टेट के अगेंस्ट डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स फाइल करनी है तो फिर आपको स्टेट की परमिशन भी चाहिए होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एन ऑफिसर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, कृषि विभाग में कोई एक ऑफिसर है जिनके अगेंस्ट आपको डिफेमेशन की कंप्लेंट फाइल करनी है, तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट की. एंड विच इज द सेम थिंग दैट द कोर्ट डेल्ट विद हियर. कोर्ट सेड कि स्टेट की परमिशन इस मामले में इसलिए लेनी पड़ती है कि जिससे स्टेट विचार करे कि डिफेमेशन की प्रोसीडिंग्स एक्चुअली यहाँ पे जरूरी है कि नहीं. स्टेट को कोर्ट से पहले इस बारे में विचार करना है. एंड इस केस में ऐसे कोई विचार हुए नहीं क्योंकि बहुत ही सारी डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स फाइल हुई थी. इसीलिए कोर्ट ने कहा दैट स्टेट शुड थिंक एंड इट शुड नॉट इम्पल्सिवली इन्वोक द प्रोविजंस. बिकॉज इम्पल्सिवली ऐसे प्रोविजंस इन्वोक करने से होगा क्या कि डेमोक्रेसी पे हमला होगा. एंड डेमोक्रेसी, मेन एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्रीडम ऑफ स्पीच. Article 19 of the Constitution guarantees everybody freedom of speech. And if our journalists and our opposition leaders, अगर उनकी ही freedom of speech
को हम कर्टेल करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का प्रॉपरली चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी बात को डील करते हुए कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है। And finally, in the end, court applied this Sullivan rule. So, Sullivan rule ऐसा बोलता है कि डिफेमेशन में अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट डिफेमेशन प्रोसीडिंग फाइल हुई है या फिर जर्नलिस्ट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग फाइल हुई है, तो फिर ये प्रोसीडिंग तब तक फाइनलाइज नहीं होंगी जब तक ये प्रूव ना किया जाए कि एक मैलिस का एलिमेंट था उसमें। मैलिस यानी द्वेष। So unless there's an element of malice when defamation proceedings are filed against public servant and journalists, until then, such proceedings cannot proceed. And therefore, all these defamation proceedings were quashed by the court. Moving on to the next case. Now we'll discuss domicile rules for Jammu and Kashmir. So, as we all know, the government of India last year passed this law where the special status of Jammu and Kashmir was taken away and it was converted into a union territory. This law was passed on 5th of August 2019. Now, even after passing of that law, we all know that there are certain disputes. वहाँ पे लॉकडाउन इंडिया में, पूरे इंडिया में तो अभी ही नोटिस किया है कोविड-19 के बाद, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये बहुत पिछले साल से चल रहा है क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं। पर क्योंकि अभी तक मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं है, a new law is passed by the government recently. This law is called Jammu and Kashmir Grant of Domicile Procedures Rules 2020. Now, what is this whole rule about? So, if you all have read Article 35A of the Constitution, पिछले साल जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया गया था, उस टाइम पे इस आर्टिकल का बहुत जिक्र हुआ था। तो आर्टिकल 35A basically entitled permanent residents of Jammu and Kashmir to certain relaxations. उनको कुछ फायदे दिए गए थे जो दूसरे नागरिकों को देश के ये नहीं दिए जाते थे। ये फायदे खाली जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स को दिए जाते थे। अब ये फायदे थे क्या? फॉर एग्जाम्पल, फ्री एजुकेशन, reservation in government jobs, sole right to land ownership, and these are very big rights that are given to permanent residents of Jammu and Kashmir, and which is why they wanted special status. Because आप सोचिए इस बात को कि अगर बाहर से सब लोग आके फ्री एजुकेशन मांगने लगे जम्मू कश्मीर में, उनके लैंड पे कब्जा करने लगे, तो फिर वहां के जो ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं, नागरिक हैं, उनको परेशानियां उत्पन्न होंगी। इसीलिए वो इस टाइटल से बहुत जुड़ाव रखते हैं। सो ये टाइटल आर्टिकल 35A में उन्हें ग्रांटेड था। नाउ व्हाट दीज न्यू रूल्स दैट वर पास्ड वेरी रिसेंटली दिस ईयर स्टेट are that apart from these permanent residents, certain other people will also get the title of will also be rightful to these facilities like free education, reservation, and government jobs. Now, who are those other people who will be entitled to these facilities? These are people who have worked or lived in state of Jammu and Kashmir for 15 years or who have studied in Jammu and Kashmir for the past 7 years. अब अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचे तो ना कि वो सिर्फ लोग जो स्टेट के ओरिजिनल नागरिक हैं, बल्कि वो लोग भी जो 15 साल तक उस स्टेट में रह चुके हैं या 7 साल तक वहां पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें भी ये सारे राइट्स मिलेंगे। इसीलिए this new rule has become so controversial because ultimately in the end if you look at it, this dilutes the rights of people of Jammu and Kashmir क्योंकि अब और लोग आ गए हैं who can claim these rights. Now, one of the major points that has been raised here is that in this category under the new rules, even those government employees, for example, IAS, PSUs employees, banks employees who have been living in the state for these many years are included. और कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि इन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और उनके बच्चों के लिए ये सारे रूल्स बनाए गए हैं और उन्हें ये सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। दिस शोज दैट द स्टेट इज बायस्ड। नाउ
this is just a perception, and we should take perception as perception. Fact, हमें लॉ पता होनी चाहिए और हमें परसेप्शन पता होनी चाहिए, एंड परसेप्शन इज that it has been claimed that this has diluted the rights of people of Jammu and Kashmir. Now, as we all have seen कि पिछले एक साल से जम्मू एंड कश्मीर के लोग लॉकडाउन के अंदर हैं, उनके लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि उमर अब्दुल्ला भी लॉकडाउन के अंदर है. इफ दे कम आउट दे डोंट हैव द फ्रीडम टू स्पीच. मीडिया के राइट्स भी काफी हद तक वहां पे कर्टेल कर दिए गए हैं. पब्लिक मीटिंग्स में भी काफी लिमिटेशंस है. पीपल कैन नॉट गो आउट एंड मीट एज फ्रीक्वेंटली एज ओपनली एज पीपल कैन इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. एंड इसीलिए आगे ऐसे इस तरह के बदलाव रूल्स में लाना वहां के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आता है. And however, a rule is a rule, and we should take the rule as a rule. And yes, this is the law. Thirdly, the stimulus package that was introduced by the government in the beginning of this month. So there were a lot of things that were introduced in the stimulus package, and which was also necessary because the COVID-19 pandemic, the crisis that has been created by it, is hitting people very hard. So multiple things which were introduced, and it is necessary that every single element is examined, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है जैसा कि आप सब जानते हैं, और ये सारे एलिमेंट्स को एग्जामिन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है इसीलिए. So firstly, why the stimulus package was introduced? So इसके दो objectives हो सकते हैं. Firstly, कि COVID-19 क्राइसिस से ह्यूमन कैपिटल को बहुत लॉस्ट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लोगों के जॉब खो रहे हैं. तो उस सब चीज से डील करने के लिए गवर्नमेंट को जरूरी था कि इकोनॉमी में थोड़े पैसे डालें, which is called stimulus package. Secondly, there was a need to create this crisis into an opportunity. Now, this turning crisis into an opportunity is a very famous statement given by Britain's ex-prime minister. आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनका नाम था Winston Churchill. Winston Churchill used this statement called turning crisis into opportunity. And this whole stimulus package is based on turning crisis into opportunity. अब देखा जाए तो अर्थशास्त्र किस तरह से चलता है, मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं अर्थशास्त्र के? डिमांड और सप्लाई. अगर इकोनॉमी में किसी भी तरह डिमांड और सप्लाई में बदलाव आता है तो पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, जैसा कि हुआ है कोविड-19 क्राइसिस के बाद. Since people have lost their jobs, there is less demand and there's less supply, and the total income of the country is falling, which is why the government thought that it is appropriate to boost the demand and to boost the supply, and which is why these measures were introduced. अब हम इन measures को analyze करते हैं. So पहला measure आपने सुना होगा, direct money transfer to 20 करोड़ फीमेल जनधन अकाउंट्स. तो महिलाओं के जो जनधन अकाउंट्स हैं उनमें डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया गया है, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो स्वतंत्र बन सकें फाइनेंस के मामले में, पैसों के मामले में, और इस मनी का किसी भी प्रकार का मिसयूज ना हो सके. सेकेंडली, 50,000 crore for additional income in the hands of TDS and TCS payers. Now, what is TDS and TCS? This is basically tax which is deductible at source. And what is happening due to COVID-19 crisis is that tax deductible at source is falling. And because it is falling, this additional amount has been given to these people whose TDS and TCS is falling. मनरेगा, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो उनको 40,000 करोड़ दिए गए हैं इस स्कीम के लिए. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मनरेगा का मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. और ये मनरेगा करता क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है उन लोगों को जिनको जरूरत है मनरेगा की. Now, what will happen if you add funds to मनरेगा is that it will be able to provide more employment, which is always good. Then 30,000 crores were given to construction workers because these people are losing their jobs. Shutdown की वजह से कोई construction नहीं हो रहा है और इसीलिए ये सारा कैश देना construction worker को बहुत ही जरूरी है.
17,800 crores were given to 12 crore farmers. Now, to keep farmers happy and satisfied is also very important for food security of the country. और अगर farm food लोग खाएंगे, they will stay healthy, and which is why it is necessary to keep the farmers healthy, economically, financially, and mentally. And 13,000 crores rupees were transferred to states to take care of all the ancillary provisions that are limited to states. On the supply side, however, the government declared agriculture and all related activities as essential activity because as you all must have seen, every activity stopped, but selling fruit products and selling vegetables in the market didn't stop. How could it stop? Because everybody needs to consume all these things every single day. एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने शायद इन सारी एक्टिविटीज को एसेंशियल एक्टिविटी डिक्लेयर किया है और इनका काम रुका नहीं लॉकडाउन के बावजूद. The government prevented cash and liquidity crunch by announcing moratorium for all businesses for debt servicing obligations towards banks. Now, what is a moratorium? It is essential to know what moratorium is, especially जब आजकल हम देख रहे हैं कि बैंक्रप्सी इतनी बढ़ रही है, इकोनॉमी डाउन होने के कारण बैंक्रप्सी बढ़ रही है और मोरेटोरियम आ रहा है. Now, what is moratorium? Moratorium comes basically from IBC. Now, IBC is Bankruptcy Code of India. What it does is, अगर कोई बिजनेस अपने डेट पे नहीं कर पाता है तो उसको एक मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है अपने सारे डेट्स रिजॉल्व करने के लिए. और अगर उस मोरेटोरियम पीरियड तक वो अपने डेट्स रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो उस बिजनेस को बेच दिया जाता है. सिंपल भाषा में अगर बोले तो गवर्नमेंट ने ये मोरेटोरियम का पीरियड बढ़ा के बिजनेसेस को और टाइम दिया है अपनी डेट्स रिजॉल्व करने के लिए, जिससे बिजनेसेस बंद कम हो. और ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है क्योंकि अगर बिजनेसेस बंद होते रहे क्योंकि वो अपने डेट्स पे नहीं कर पाए तो फिर इकोनॉमी के लिए ये मुश्किल बात होगी. Thirdly, rupees 90,000 crore credit package for state electricity utilities to enable them to clear dues to private sector power producers. Now, ये point ऊपर वाले point से ही related है. Why? Because if you have read the news for the past 3-4 months, electricity companies were highly under debt. तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर बहुत कर्जा था और इस कर्जे के लिए उन्हें मोरेटोरियम दिया गया, लेकिन वो पे नहीं कर पा रहे हैं अपना कर्जा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें 90,000 करोड़ का क्रेडिट पैकेज दिया है. नाउ ये क्रेडिट पैकेज यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अपना कर्जा चुका सकते हैं और ये भी अच्छा है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना किसी का काम नहीं चल सकता. देश ठप हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का के कर्जों का ध्यान नहीं रखा गया. इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के बिजनेसेस को बेच देना एक आसान और कोई अच्छा सुयोग उपाय नहीं है, इसीलिए उनको क्रेडिट पैकेज देना बहुत ही जरूरी स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है वो है. Lastly, liberalization in defense, agriculture and other public sectors. Now, this was also discussed by us in the last video. डिफेंस सेक्टर में लिबरलाइजेशन हुआ है, उनको ज्यादा फ्रीडम मिली है अपने एक्ट करने की. एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लिबरलाइजेशन हुआ है. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी के बाहर भी फार्मर्स को फ्रीडम मिली है कि वो अपने सामान को बेच पाए. और ये सारी चीजें, ये सारे ओवरऑल स्टेप्स होपफुली हमें एक बेटर इकोनॉमी की तरफ ले जाएंगे जब कोविड-19 खत्म होगा तो. Lastly, we have to discuss global data sharing. तो आजकल हम सब देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना प्रभाव आ रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी डेली जिंदगी के ऊपर. और टेक्नोलॉजी के बिना अपना जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो रहा है. हालांकि यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है डेटा शेयरिंग का एंड अदर टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक internet and data sharing and etc. So firstly, what we should see is how everybody now these days is aware of these technological implications on our life. For example, आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात कीजिए, हर किसी में गुस्सा है
कि कैसे चाइना ने और डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ ने पहले इस कोविड-19 के वायरस की इंफॉर्मेशन दुनिया को नहीं बताई. They could have informed everybody about it using technology, but they didn't, and which is why everybody is angry about it. Then we all know about these social media institutions, Facebook, Google, Amazon, and वो कैसे हमारा डेटा यूज करके उसे हमें एक कंज्यूमर बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव सीन, बट अगर आप गूगल पे कोई एड खोलेंगे या गूगल पे किसी पेज पे जाएंगे, तुरंत ही आपके फेसबुक अकाउंट पे उसका एक एड डिस्प्ले आने लगेगा. और ये बहुत ही आवश्यक चीज है कि हम इस चीज को ऑब्जर्व करें, क्योंकि गूगल एंड फेसबुक आर टू डिफरेंट कंपनीज, बट यू डू सम एक्टिविटी ऑन गूगल एंड इट शोज अप ऑन फेसबुक, which shows that your data जो आप कंज्यूम करते हैं उसको बेचा जाता है इन कंपनीज के बीच में. Data sharing is a very essential part of today's technological environment and we need to be aware about it. And third main thing that we have seen how technology is emerging in today's time is how China is using technology. Now China और वुहान में जहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक सबसे ज्यादा फैला था, वहां पे अब थोड़ा कम हो गया है. लेकिन एक चीज बहुत ही ऑब्जर्व करने वाली है कि उन्होंने अपने सारे नागरिकों के ऊपर सर्वेलेंस लगा रखी है. दे ट्रैक लाइव लोकेशंस ऑफ एवरी सिंगल इंडिविजुअल. हर नागरिक का डेटा गवर्नमेंट के पास है. गवर्नमेंट जानती है किसको कोविड-19 है, किसको कोविड-19 हो चुका है, किसको खांसी है, किसको जुकाम है, कौन पोटेंशियल विक्टिम है इस डिसीज का. एंड दिस इज ऑल इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी. Now, some of us can raise privacy issue in this. We can say that government should not have data of every single individual. Privacy बहुत ही important concern है, इसलिए हमारे देश में इस तरह की सर्विलेंस नहीं होती. पर चाइना की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो such type of surveillance is very normal, and which is why on 90 million people they have been tracking live locations, which is helping them in certain way. हमारे यहाँ भी this app called आरोग्य सेतु app has been introduced, which has a tendency to track people's live locations, but it is not so widely shared, and therefore we cannot say that the government is putting a surveillance upon individuals. Now, post COVID-19, it is likely that the data sharing and other technological implications will be very highly used. And we should see how law deals with it. So there are certain laws which deals with it. There's Global Data Protection Regulation. ये GDPR बोलते हैं ऐसे. GDPR यूरोपियन यूनियन में है और वहाँ पे इंटरनेट पे जो भी डील्स होती हैं, जो डेटा शेयर होता है, ये उसको बहुत ही अच्छे से गवर्न करता है. इंडिया में भी काफी डिस्कशन हो रहा है कि GDPR के लाइन पे किसी प्रकार की एक लॉ लाई जाएगी, लेकिन अभी तक उसका कुछ कंक्लूसिव स्टेप नहीं लिया गया है. Then there's Cloud Act in US, which also deals with data sharing and businesses across internet, etc. Therefore, if we see, technology has become a very large role-playing instrument in today's times, and especially we have seen how COVID has affected all of us and how technology and data sharing in this can play a very important role. Now, we need to see how data can be used for the benefit of humankind. So as we talked about before, China is to a certain extent using data to the benefit of humankind by tracking live locations of individuals. लेकिन इस आर्टिकल में ये सजेस्ट किया गया था कि इंडिविजुअल डेटा एंड लार्ज ग्लोबल डेटा सेट्स को सेपरेट किया जाए, यानी कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति पे नजर रखने की जगह मे बी एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स पे नजर रखी जाए, जिससे प्राइवेसी का जो एलिमेंट है उसका भी उल्लंघन ना हो. इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट एक्सट्रापोलेट करंट ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क टू ह्यूमन राइट्स इन डिजिटल एंड बायोलॉजिकल डोमेन. आजकल का जो हमारा ह्यूमन राइट्स लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, दे डोंट डील विद टेक्नोलॉजी, एंड दे शुड डील विद टेक्नोलॉजी बिकॉज टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ. Then the article also said that change in the current concept of privacy and cross-border flow of information should take place. ये भी सच ही है
कि प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट हमेशा इवॉल्व होते रहना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इंट्रिकेटली रिलेटेड है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होगा और वो अपने पैर फैलाएगी, प्राइवेसी का भी इवोल्यूशन और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइवेसी शुड चेंज. Impose data flow obligations on countries and tech giants in the large interest of mankind, and establish a baseline of global norms of data government. क्योंकि डेटा पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड में डील करने वाली चीज है, इसीलिए एक वर्ल्ड के लेवल पर ही डेटा गवर्नेंस की नॉर्म्स और गाइडलाइंस बनानी चाहिए, जिससे सारे देश साथ में मिलके किसी भी मुश्किल से लड़ सकें और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें. Thank you. That was all the news for today. Now, a quiz question. In which case of 2020 did Madras High Court quash multiple of defamation proceedings against media houses and opposition leaders? Your options are Arjun S versus Ramakrishnan, Consumer Dispute Forum versus Girish Anand, Grievance Redressal Officer versus V.V. Gri, and Anand versus Income Tax, Commissioner of Income Tax. Thank you.